समाजशास्त्र की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। समाजशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। आज का अपना विषय है समाज। समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट और निश्चित कर देने अनेक कारणों से अत्यंत आवश्यक है। समाजशास्त्री के रूप में हमें सामाजिक घटनाओं में उसी प्रकार से रुचि लेते हैं जिस प्रकार वनस्पति शास्त्र पेड़ पौधों में लेता है। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली सामान्यतः अमूर्त है, अतः अमूर्त वस्तुओं को समझने के लिए हमें अपनी अवधारणाओं में स्पष्टता और निश्चितता लानी होगी ताकि विषय से संबंधित सभी लोग उनका समान अर्थ में प्रयोग कर सकें। उदाहरण के रूप में, जब समाजशास्त्र के रूप में हम समुदाय नामक अवधारणा का प्रयोग करते हैं तो हमारा तात्पर्य सामाजिक संगठन के एक विशिष्ट स्वरूप से है जिसे अन्य स्वरूपों से पृथक कहा जा सकता है। यहाँ हमारी रुचि सामान्य विशेषताओं और विशेष उसके प्रकारों में है। यही बात अन्य अवधारणाओं के संबंध में भी है। अतः समाजशास्त्रियों के रूप में हमें अपनी अवधारणाओं या शब्दावली को स्पष्ट और निश्चित प्रदान करने चाहिए ताकि सभी उन्हीं समान अर्थों में प्रयुक्त कर सकें। जब हमें समाजशास्त्री के रूप में सामाजिक घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करना है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हमें अपनी अवधारणाओं को एक ऐसी निश्चित अर्थ प्रदान करें कि सभी लोग उसे उसी अर्थ में समझ सकें। प्रत्येक विज्ञान की एक प्राथमिक आवश्यकता है। समाजशास्त्र में दिन प्रतिदिन की सामान्य बोलचाल की शब्दावली का सामान्यतः प्रयोग होता है जिसका लाभ अपने अपने तरीकों से अर्थ लगाते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाओं के सही और वैज्ञानिक तरीकों से विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न अवधारणाओं के अर्थ निश्चित और स्पष्ट हों। समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली या अवधारणाओं को निश्चित अर्थ प्रदान करने की इस दृष्टि से भी आवश्यकता है कि समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन में जिन घटनाओं या तथ्यों को हम विश्लेषण करना होता है वे अधिकतर मूर्त वस्तुओं या बाहरी रूप से दिखाई देने वाली वस्तुएं नहीं होती। उदाहरण के रूप में, हम सामाजिक संबंधों को देखें या छू नहीं सकते। यही बात सामाजिक संरचना, प्रकार्य, सामाजिक व्यवस्थाएं एवं सामाजिक स्तरीकरण के लिए सही है। हम सामाजिक घटनाओं को उस रूप में देख या छू नहीं सकते जिस रूप में भौतिक शास्त्र अपनी प्रयोगशाला में अपने अध्ययन की वस्तुओं को देखता है, छूता है, मापता है और तौलता है। हम जनरीतियों, प्रथाओं, संस्थाओं, विश्वासों और मूल्यों को ना तो नाप तोल सकते हैं, ना ही नाप सकते हैं। हमारी प्रयोगशाला तो वह संसार है जिसमें हम अपने दिन प्रतिदिन का जीवन चलाते हैं। इसी का हम अध्ययन एवं विश्लेषण करना है। यद्यपि यह सही है कि हमें सामाजिक संबंधों अर्थात सामाजिक संगठनों को देख या छू नहीं सकते, परंतु यह भी सही है कि सामाजिक जीवन में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मानव के लिए ऐसे संबंधों के लिए जिसे हम प्रेम, धारणा, सहयोग, संघर्ष के रूप में व्यक्त करते हैं, इतना महत्व है कि इनका दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार सामाजिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों जैसे राज्य, जाति, ग्रामीण समुदाय, आर्थिक संगठन या परिवार का जीवन में कितना महत्व है और इनके द्वारा व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन संबंधी मामलों में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है, इसकी हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं। अतः सामाजिक घटनाओं को सही रूप में समझने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि हम समाजशास्त्र में प्रयुक्त अवधारणाओं को स्पष्टता एवं निश्चितता प्रदान करें
और उसका समान अर्थों में प्रयोग करें। यहाँ इसी दृष्टि से समाज और आगे के कुछ अवधारणाओं का हम विचारपूर्वक अध्ययन करेंगे। समाज का अर्थ, समाज का सामान्य अर्थ। समाजशास्त्र में समाज एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। इसे भली भांति समझकर ही समाजशास्त्र को ठीक से समझा जा सकता है। जब समाजशास्त्र को समाज के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है तो ऐसी दिशा में इस विज्ञान को सही रूप में समझने की दृष्टि से समाज के विभिन्न अर्थ को समझना आवश्यक है। समाज न केवल व्यक्ति के बल्कि पशु पक्षी, कीड़े मकोड़ों तक के जीवन में वास्तविकता है। यह कहना पूर्णतः सही है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज भी है। व्यक्ति और समाज में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। जहाँ व्यक्ति ने एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित कर समाज के निर्माण और विकास में सहायता प्रदान की है, वहाँ समाज ने व्यक्ति का समाजीकरण कर उसके व्यक्तित्व के विकास में योग दिया है। व्यक्ति को संस्कृति से परिचित कराने में समाज ने सदैव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ व्यक्ति को अपने विकास के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है, वहाँ समाज को व्यक्ति के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों की एक के अभाव में दूसरे की कल्पना तक नहीं की जा सकती। समाज का सामान्य अर्थ। समाज का सामान्य अर्थ, बोलचाल की भाषा में या साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्ति के समूह के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? बोलचाल की भाषा में साधारण अर्थ में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए किया जाता है। किसी भी संगठित असंगठित समूह को समाज कह दिया जाता है, जैसे आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, हिंदू समाज, जैन समाज, विद्यार्थी समाज, महिला समाज आदि। यह समाज व्यक्ति का यह समाज शब्द का साधारण अर्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। किसी ने इसका प्रयोग व्यक्तियों के समूह के रूप में, किसी ने समिति के रूप में, तो किसी ने संस्थाओं के रूप में किया है। इसी वजह से समाज के अर्थ के संबंध में निश्चितता का अभाव पाया जाता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों तक ने समाज शब्द को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। समाज शब्द का समाजशास्त्रीय अर्थ। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया गया है। समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग व्यक्तियों के समूह के लिए नहीं किया गया है। यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज माना गया है। किसको माना गया है? सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को समाज माना गया है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकआवर एंड पेट ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। किसका समाज है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र ने व्यक्तियों के समूह को समाज न मानकर इनके बीच पनपने वाले सामाजिक संबंधों के ताने बाने या व्यवस्था को समाज माना गया है। अतः समाज को समझने के लिए यह आवश्यक है कि सामाजिक संबंधों का अर्थ और इन संबंधों से निर्मित होने वाली व्यवस्था को भली भांति समझा जाए। समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्थाओं या जाल के रूप में। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंध केंद्रीय अध्ययन वस्तु है। जब असंख्य सामाजिक संबंधों का जाल अनेक रीतियों एवं सामाजिक मूल्यों द्वारा व्यवस्था में बदला जाता है तो उसे समाज कहते हैं। जब समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है तो यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि सामाजिक संबंध क्या हैं, ये कैसे निर्मित होते हैं, क्यों निर्मित होते हैं तथा इनके आधार पर व्यवस्था कैसे पनपती है। नंबर 1, सामाजिक संबंधों का अर्थ। नंबर 2, सामाजिक संबंधों के निर्माण की दिशाएं। नंबर 3, सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। सामाजिक संबंधों का अर्थ। नंबर 1, सामाजिक संबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने लिखा है कि
सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है जो अर्थपूर्ण हो तथा एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करता हो। यह है सामाजिक संबंध शब्द का प्रयोग अनेक कर्ताओं के ऐसे व्यवहार को स्पष्ट किया गया जाता है जो अर्थपूर्ण हो, एक दूसरे की क्रियाओं को प्रभावित करता हो। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संबंधों का निर्माण करने के लिए नंबर 1 अनेक कर्ता अर्थात व्यक्ति हो। नंबर 1 क्या है? अनेक कर्ता अर्थात व्यक्ति हो। नंबर 2 वे कर्ता परस्पर अर्थपूर्ण व्यवहार करें। नंबर 3 एक दूसरे क्रिया से प्रभावित हों तथा एक दूसरे को प्रभावित करें। इस प्रकार जब एक व्यक्ति क्रिया करता है तो वह दूसरे व्यक्ति के प्रत्युत्तर की अपेक्षा भी करता है। इससे क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है जो सामाजिक संबंधों के निर्माण में योग देती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, परस्पर एक अंत्यक्रिया करते हैं, एक दूसरे को अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं एवं एक दूसरे को प्रभावित होते हैं, तो सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। नंबर 2 सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दिशाएं। नंबर 1 क्या हैं? जीवित व्यक्ति। नंबर 2 संपर्क एवं संचार। नंबर 3 पारस्परिक जागरूकता। नंबर 4 सामाजिक अंत्यक्रिया। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यक दिशाएं हैं। ये आवश्यकताएं तत्व दिशाएं यो सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए अनिवार्य हैं। नंबर 1 जीवित व्यक्ति। सामाजिक संबंध केवल जीवित व्यक्तियों के साथ ही स्थापित किए जा सकते हैं क्योंकि इनमें जागरूकता एवं चेतना होती है और वे ही अर्थपूर्ण संबंध कायम कर सकते हैं। नंबर 2 संपर्क एवं संचार। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इनके बीच संपर्क संचार की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है। नंबर 3 पारस्परिक जागरूकता। सामाजिक संबंध उसी समय बन सकते हैं जब व्यक्तियों के बीच मानसिक अनुभूति या पारस्परिक जागरूकता हो, जब वे परस्पर एक दूसरे के व्यवहार का कोई अर्थ लगाते हैं। जागरूकता एक विशिष्ट एक विशिष्ट प्रकार की मानसिक स्थिति प्राप्त होती है जिसके अभाव में सामाजिक संबंध कायम नहीं रह सकते। नंबर 4 सामाजिक अंत्यक्रिया। सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए व्यक्तियों या समूह के बीच अंत्यक्रिया का होना भी आवश्यक है। व्यक्ति या समूह जब परस्पर संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। इसी दिशा को अंत्यक्रिया कहा जाता है। जब ये सामाजिक अंत्यक्रिया बार बार होती है तो ये स्थिर है व प्रतिमानित सामाजिक संबंधों को जन्म देती है। नंबर 3 सामाजिक संबंधों की विशेषताएं। सामाजिक संबंधों की विशेषता निम्नलिखित हैं। नंबर 1 अमूर्त। नंबर 2 जटिल प्रकृति। नंबर 3 अर्थपूर्ण। नंबर 4 अनिश्चित स्वरूप। नंबर 5 स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। नंबर 6 सहयोगी एवं असहयोगी। अब अपने बात करते हैं नंबर 1 अमूर्त। सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं। इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, जैसे टेबल, कुर्सी, पेन, घड़ी, पंखा आदि का होता है। चूँकि संबंध मानसिक तथ्य हैं, अतः इन्हें महसूस किया जा सकता है, वस्तुओं की भांति नाप तोल नहीं किया जा सकता। नंबर 2 जटिल प्रकृति। सामाजिक संबंधों की प्रकृति बड़ी जटिल होती है। यही कारण है कि कई बार इनके बारे में भविष्यवाणी करना कठिन हो जाता है। सामाजिक संबंधों की संख्या भी असंख्य है। इन असंख्य संबंधों के तानाबानों से ही समाज का निर्माण होता है।
नंबर 3, अर्थपूर्ण। सामाजिक संबंधों का निर्माण किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये व्यक्ति एवं समूह के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। नंबर 4, अनिश्चित स्वरूप। सामाजिक संबंधों का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य, कार्य, पद, भूमिका के अनुसार सामाजिक संबंध भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मित्रतापूर्ण, विरोधाभासम आदि अनेक प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 4, स्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। सामाजिक संबंध स्थायी भी हो सकते हैं, जैसे परिवार के सदस्य के बीच होते हैं, और अस्थायी भी हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर व मरीज, दुकानदार व ग्राहक के बीच होते हैं। अस्थायी संबंध थोड़े समय के लिए होते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। नंबर 6, सहयोगी और असहयोगी प्रकृति। सामाजिक संबंध दो व्यक्तियों या समूह के बीच सहयोग के आधार पर ही निर्मित हो सकते हैं और विरोध एवं संघर्ष के आधार पर भी। संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी हो सकते हैं। सामाजिक संबंधों के निर्माण की आवश्यकता, दिशा एवं विशेषताओं से विवेचना से स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया करता है और सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यह व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं। उदाहरण के रूप में पति और पत्नी, पुत्र और माता, अध्यापक और शिष्य, स्वामी और सेवक, अधिकारी और कर्मचारी तथा डॉक्टर एवं मरीज एक दूसरे के प्रति सामान्यतः एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करते हैं, जो पारस्परिक अपेक्षाओं या मानवीय अंतःक्रियाओं के प्रतिमान पर आधारित होता है। संबंधों के ये विभिन्न प्रकार सामाजिक संबंधों के अंतर्गत ही आते हैं। आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में व्यक्ति के बीच पनपने वाले सभी संबंध सामाजिक संबंध ही हैं। इस प्रकार के हजारों या असंख्य संबंधों में व्यक्ति बंधे होते हैं और एक दूसरे की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार करते हैं। परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों के आधार पर ही जटिल व्यवस्था निर्मित होती है, जिसे समाज का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में अपने समाज का समाज की परिभाषाओं को स्पष्ट करेंगे।